हाय फ्रेंड, तौकीर एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो सबसे पहली बात होता है कि इसमें हम डॉक्टर मुनव्वरे की जो बुक है उससे पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर हर चैप्टर नंबर 8 इसका है त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी हर जितना प्रश्नावली होता है 8A से लेकर जितना है हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति की बात आती है। सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगले लेसन में 8A के सब सवाल हल किए जाएंगे। ठीक, ओके, तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 3 रेखाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति। देखिए, 3 रेखाओं से मिलकर एक बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। यहाँ देखिए 3 रेखाओं से मिली एक बंद आकृति वो त्रिभुज कहलाता है। ठीक, इसमें आप याद कर लीजिए, इसमें 3 भुजा होती है, एक ए। ठीक, 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होता है, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। क्या होता है? 3 कोण होता है। आप दिमाग में बैठा लीजिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 रेखाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं, ए 2 और 3 से शीर्ष होते हैं। ठीक, यह तो हो गया। अब हम जानेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। मान लेते हैं इसको ए हम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज के ए कोण, बी कोण और सी कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर होता है, यह याद कर लीजिएगा। ठीक, तो हम कितना पढ़ लें कि त्रिभुज के किसे कहते हैं, त्रिभुज की कितनी भुजा होती हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। अब मैंने पढ़ा कि त्रिभुज की में भुजा होती है और कोण होती है। तो त्रिभुज को भुजा और कोण के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज 2 भागों में बांटा गया है। क्या इसके? एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मतलब इसकी कोण के आधार पर त्रिभुज 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो हम पढ़ते हैं, जैसे पहला न्यून कोण। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण। मतलब इसका जो है 0 से 90 हर कोण, ये भी कोण का 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, वह क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, अब बात आती है समकोण। न्यून कोण क्लियर हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप होती है, प्रत्येक कोण की माप 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, वो न्यून कोण कहलाता है। अब समकोण की बात आती है। समकोण यानी ऐसे त्रिभुज जिसका कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। एक कोण का हो या एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का और बाकी बचे 2 कोण न्यून कोण, यानी यह और यह 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, न्यून कोण 0 से 90 अंश के बीच में कोण होता है, न्यून कोण कहलाता है। और समकोण में एक 90 डिग्री और 2 न्यून कोण, यानी 0 से 90 अंश के बीच में 2 कोण होते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है अधिक कोण। ऐसे जिस त्रिभुज का कोण क्या हो 90 प्लस हो, यानी 90 प्लस उसका कोण क्या हो 90 से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, कोण के आधार पर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं भुजा के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर
त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमद्विबाहु होता है। अब आता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं का हो समान हो, तीनों भुजाएं समान हो और कोण भी का हो, कोण भी समान हो, यानी 60 डिग्री हो। कोण कितना हो? 60 डिग्री हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी भुजा भी बराबर हो और कोण 60 अंश का हो, क्या कहलाता है? समबाहु होता है। ये हो गया। अब समद्विबाहु की बात आती है। समद्विबाहु देखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और दो कोण भी बराबर हो, ठीक, दो भुजा दो कोण एक समान हो, तो ऐसे भुजा समद्विबाहु, मतलब एक भिन्न होता है, यह वाला भुजा भिन्न होता है, तो ऐसे समद्विबाहु कहते हैं। अब आती है विषमद्विबाहु त्रिभुज। विषमद्विबाहु में आता है जिस त्रिभुज कि कोई भी भुजा एक समान ना हो, मतलब न यह इससे मिले, ना यह इससे मिले, ना यह इससे मिले, यह समान ना हो, असमान हो, ठीक, असमान हो, असमान हो ऐसे। और कोण भी असमान होता है, कोण भी या आपस में मिलते नहीं हैं, असमान होते हैं, भिन्न होते हैं, तो ऐसे विषमद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ समझ आ गया होगा कि देखिए समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं और समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण 60 अंश होता है। समद्विबाहु में दो भुजा समान होती है और दो कोण भी समान होता है, एक भिन्न होता है। अब विषमबाहु में जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं और तीनों कोण भी भिन्न होता है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले जान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में अगर इसका हम नामकरण कर देते, इसका नाम ए रख देते हैं, हम बी रख देते हैं और सी रख देते हैं, तो अगर एंगल इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो इसके आगे वाला जस्ट लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला कर्ण होता है। समझ आ गया? अगर ये थीटा लेते हैं तो एंगल आगे वाला लंब, एक भुजा आगे वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला कर्ण होता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगर यही एंगल, यही थीटा जो है, यहाँ इसको थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, इस थीटा को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं, तो इसके आगे वाला यह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसको ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा, सॉरी, ऊपर वाला कर्ण होता है, ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक, आधार हो जाएगा। अब समझ आ गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक। एंगल ये लिया था मैंने, आगे वाला लंब, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण में मान लिया। अब कहता है पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का वर्ग, इसका कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऊंचाई मतलब होता है लंब, ठीक। कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग एवं ऊंचाई का वर्ग यानी लंब का वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार एवं ऊंचाई का वर्ग के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय अक्सर तब प्रयोग की जाती है जब एक समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा माप ज्ञात नहीं होती है। एक यह कंडीशन है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज, इसका यूज क्या होता है? मान लीजिए कि हम इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं और ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो आगे वाला जस्ट लंब हो जाता है, ऊपर वाला जस्ट कर्ण हो जाता है, नीचे वाला जस्ट आधार हो जाता है, ठीक। अब कहता है कि ये जो कर ऐसे यूज एक समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मान लें कि अगर ना इसका मान कि ए दे दिया है कोई मान, इसका मान बी दे दिया है, ठीक, और इसका मान निकालना है, तो अब कर्ण का वर्ग इक्वल टू
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसी में रखेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। मतलब कह रहा है कि कोई दो भुजा दिया रहता है तो एक भुजा निकालना होता है तो इसका यूज किया जाता है। और देखिए, और जो भुजा इसका बीच की दूरी भी, इसका और इसका बीच की दूरी भी निकाला जाता है इसे पैथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, इसका प्रयोग सब पैथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजा के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है, अब हमको यह याद करना है। अब कह रहा है त्रिभुज के मूल सूत्र हैं। देखिए, अब हमको ये फार्मूला है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है, देखिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ऐसे। देखिए एक बार फार्मूला भी देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसको लंब यानी एल हम लिख सकते हैं, कर्ण यानी के लिख सकते हैं, इसके आधार यानी हम ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एल अपान के हमको ये अब आपको याद करना पड़ेगा, लाल बट्टा कक्का। ठीक, अब देखिए हमको साइन के लिखना है, साइन के लिखना है तो लंब बट्टा कर्ण। देखिए साइन के लंब बट्टा कर्ण, का से लिखना था आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा, देखिए कस का आधार बट्टा कर्ण। आपको टेन के लिखना है तो टेन लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब हमको लिखना है कॉट का, कॉट का लिखना है यहाँ से, कट के, तो कट के यहाँ से उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टा, यहाँ से उल्टा आधार बट्टा लंब, देखिए आधार बट्टा लंब। अब सेक के लिखना है तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब लिखना है हमको सेक, तो यहाँ पे कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। देखिए यहाँ पर साइन का टेन चलता है सीधे, काट से उल्टा होता है, कॉट से कोसेक उल्टा हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हम रेसिप्रोकल में ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, साइन का होता है, साइन थीटा का होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा का होता है यहाँ गया 1 कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को हो जाएगा 1 साइन थीटा, जो अपने में उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। इसको रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी प्रतिलोम, इसका उल्टा। साइन का होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होता है साइन थीटा। अब कोई पूछेगा टेन सेक थीटा, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा के यहाँ पे 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ये दोनों अपने में उल्टे होते हैं, ठीक, दोनों अपने में उल्टे होते हैं। अब जैसे अब आता है टेन थीटा। देखिए अब टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है 1 थीटा, जो दोनों अपने में उल्टे होते हैं। तो ये आपको कोई ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके आगे चलिए। अब आता है टेन और काट का साइन फॉर्म में यह फार्मूला, ठीक, आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा के साइन थीटा अपन कास थीटा होता है, ये साइन कास में इसका फार्मूला होता है। टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपन कास थीटा। अब और कास कॉट का होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा, ऊपर कॉस होता है कॉस थीटा अपन नीचे साइन थीटा, ठीक। आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं कल अब अगले वीडियो में जब बनाऊँगा तो ये प्रश्नावली 8 ही, जो 8 ही है, इसको हल किया जाएगा, ठीक है। इतना फार्मूला आप लोग जान गए होंगे तो 8 ही हल होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं 8 ही के साथ। थैंक यू।